नमस्कार, शाम के ठीक 5 बज चुके हैं और आप देख रहे हैं आपका फेवरेट शो प्राइम टाइम डिबेट शो इंडिया का सवाल और मैं हूं आपके साथ प्रीति चौहान। साल 2024 में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं जिसके लिए सियासी दांव पेच किए जा रहे हैं, चाहे वो लोकसभा चुनाव के लिए हो, तरीकों में विधानसभा चुनाव शामिल हो या फिर लोकल चुनाव। लेकिन कहा जा रहा है कि 2023 सत्ता के सेमीफाइनल का साल होगा और पूरी फिल्म 2024 में रिलीज होगी। 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव में मतदान पड़ गए, विधानसभा चुनाव संपन्न करा लिए गए। रिजल्ट्स की बारी है 30 नवंबर को तेलंगाना में यानी कि हैदराबाद में आखिरी मतदान किया जाएगा। इन सभी राज्यों के नतीजे 3 दिसंबर को सामने आएंगे। पता चलेगा कि भाई सूबे में किसकी सरकार है, क्या केंद्र और राज्य को लेकर के डबल इंजन की सरकार इन राज्यों में बनेगी या फिर जैसा कि कांग्रेस दावा कर रही है कि भले ही सत्ता के केंद्र में बीजेपी हो लेकिन राज्यों में कांग्रेस का डंका बजेगा। 5 राज्यों में बीजेपी और कांग्रेस ने पूरे जोर शोर से चुनाव प्रचार किया, जनता के सामने कई चुनावी वादे भी किए, लेकिन 2024 में किन मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाएगा ये फिलहाल साफ नहीं हो पाया है। छुटपुट कई ऐसी चीजें, कई मुद्दे हमने विधानसभा चुनाव में देखे जिसको लेकर के सवाल और कयास दोनों हैं। ये वही मुद्दे हैं जिसे 2024 में भारतीय जनता पार्टी टच करेगी, जैसे हिंदुत्व, राम मंदिर, महिला आरक्षण जैसे बड़े मुद्दे होंगे। विचारधारा की लड़ाई तो है ही, ऐसे में 2024 से ठीक पहले क्या इंडिया अलायंस ओबीसी आरक्षण और देश में जातीय जनगणना के मुद्दे को लेकर भारतीय जनता पार्टी को घेरने की कोशिश कर सकती है। बहरहाल 2023 के परिणामों के बाद ही 2024 के मुद्दे साफ होंगे, लेकिन इन सब के बीच सवाल यहाँ यह है कि क्या 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के परिणाम 2024 के लोकसभा चुनाव का भविष्य तय करेगी? क्या बीजेपी हिंदुत्व के एजेंडे पर ही 2024 में चुनाव लड़ेगी? क्या 2023 का घमासान के बाद ही 2024 का समाधान निकलेगा? इन सभी सवालों पर आज हम चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे, मुख्य एजेंडे पर बातचीत करेंगे, उन सवालों पर चर्चा करेंगे जो एक आम आदमी, आम व्यक्ति के जहन पर है, जो ये कहता है कि नहीं नहीं भाई साहब 2024 का चुनाव तो ये होगा, 2024 में इस लाइन पर चुनाव लड़ा जाएगा, हिंदुत्व होगा, विचारधारा की लड़ाई होगी, महिला आरक्षण होगा, जातीय जनगणना होगी या फिर आपके मुद्दे होंगे। इन सब पर आज बातचीत हम करेंगे अपने मेहमानों से, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा रिपोर्ट देखिए, उसके बाद फिर आके साल 2024 में देश में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, लेकिन उससे पहले मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, राजस्थान और मिजोरम के विधानसभा चुनाव के नतीजे आने को है। 4 राज्यों में वोटिंग हो चुकी है और अब 5वें राज्य तेलंगाना में 30 नवंबर को मतदान होने वाले हैं। इन सभी राज्यों के नतीजे 3 दिसंबर को सामने आएंगे और इसके बाद ये साफ हो जाएगा कि इस बार जनता का भरोसा जीतने में कौन सी पार्टी कामयाब रही है। इन विधानसभा चुनावों को सत्ता का सेमीफाइनल माना जा रहा है क्योंकि इन राज्यों के नतीजे ही लोकसभा चुनाव का भविष्य तय करेंगे। 2024 के लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस और बीजेपी अलग अलग वर्ग के वोटरों को अपनी ओर खींचने में लगी है। महिला वोटरों को साधने के लिए मोदी सरकार ने जहां महिला आरक्षण कानून को पास कराया तो विपक्षी गठबंधन ने भी इसे समर्थन दिया। वहीं अब भारतीय जनता पार्टी और इंडिया अलायंस पिछड़ा वर्ग वोटरों को अपनी ओर खींच रही है। दरअसल महिला आरक्षण बिल के पास होने के बाद से ही इंडिया अलायंस ओबीसी समुदाय को आरक्षण देने की मांग कर रही है। साथ ही बिहार में जातिगत जनगणना के बाद पूरे देश में जातीय जनगणना कराने की मांग की जा रही है। तो वहीं बीजेपी हिंदुत्व के एजेंडे और महिला आरक्षण बिल के बल पर 24 के मैदान में उतर सकती है। राम मंदिर सहित कई ऐसे बड़े एजेंडे हैं जिन पर बीजेपी इंडिया अलायंस को टक्कर दे सकती है। हालांकि इन 5 राज्यों के चुनाव में बीजेपी जिस तरह से चुनाव प्रचार करती नजर आई, उससे साफ है कि 24 में बीजेपी को टक्कर देना इंडिया अलायंस के लिए आसान नहीं होने वाला है। कहा जा रहा है कि इन 5 राज्यों के चुनाव तो सिर्फ ट्रेलर हैं, पूरी की पूरी पिक्चर 2024 में देखने को मिलेगी। ये विधानसभा चुनाव कई अहम मुद्दों पर लड़े गए, लेकिन 24 में किन मुद्दों पर लड़ाई होगी ये फिलहाल साफ नहीं हो पाया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया।
तो मुद्दे कौन से होंगे, क्या जनता के मुद्दे होंगे या फिर राष्ट्रीय मुद्दे होंगे, इस पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ ऋषभ तिवारी, भारतीय जनता पार्टी से स्पोक्स पर्सन, हमारे साथ अर्शप्रीत खदियाल, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, हमारे साथ संजय राणा, राजनीतिक विश्लेषक स्टूडियो में मौजूद, हमारे साथ मौलाना साजिद रशीदी, मुस्लिम स्कॉलर हैं, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, पीयूष पंजे, वैश्य पत्रकार हमारे साथ। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। हमारे इस प्लेटफॉर्म को आप हमारे साथ साझा कर रहे हैं। सबसे पहले ऋषभ तिवारी, भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि जनता कयास लगा रही है, अब ये जो चुनाव है 30 तारीख को तेलंगाना में विधानसभा चुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे, उसके बाद सारी तैयारी 2024 के लिए, इनफैक्ट बड़े बड़े न्यूज़पेपर्स हो, चाहे वो इंडियन एक्सप्रेस हो, टाइम्स ऑफ इंडिया हो या फिर द हिंदू हो, उसमें इन पांचों राज्यों के चुनाव में बड़े बड़े अक्षरों में, बड़े बड़े शब्दों में कोट करके लिखा गया कि चुनाव हो तो रहे हैं विधानसभा के, लेकिन तैयारी भारतीय जनता पार्टी की जिस तरीके से है और जिन नामों को भारतीय जनता पार्टी कोट कर रही है, जिन मुद्दों को विधानसभा चुनाव में लेकर के आ रही है, ऐसा लग रहा है कि तैयारी लोकसभा चुनाव की है। क्या कहेंगे? देखिए, मुझे लगता है कि विपक्ष के अगर नजरिए से कोई चुनाव को देखे तो वो हर एक चुनाव में कुछ ना कुछ आलोचना तो ढूंढ कर लाएंगे ही लाएंगे। लेकिन जहां तक भारतीय जनता पार्टी का वो विषय है, और भारतीय जनता पार्टी जिस आधार पे चुनाव लड़ रही है, वो चाहे एक मेयर का इलेक्शन हो, विधानसभा हो या नेशनल हो, विकास ही पैमाना होता है और विकास के पैमाने पे ही हम चुनाव लड़ते हैं। तो इससे परे हटकर हमारा कोई दृष्टिकोण नहीं होता। लेकिन कहने का विषय यह है कि राम मंदिर हो, जैसा उन्होंने विषय लेकर आया, हम कोई नया चीज लेकर नहीं आए। राम मंदिर हो कि बीजेपी हिंदू धर्म के नाम पे राजनीति कर रही है या फिर कुछ अलग धर्म के नाम पे बांटने का प्रयास कर रही है, तो आखिर राम जी का विषय क्यों ना उठे राजनीति चुनाव में, मैं ये जानना चाहता हूँ। राम भगवान इस देश के संस्कृति से जुड़े हुए हैं, हमारी सनातन संस्कृति से जुड़े हुए हैं, भारत की पहचान है। और हम तो खुले तौर पे बोलेंगे कि हम मंदिर भी बनाएंगे और चंद्रयान 3 भी बनाएंगे। हम मंदिर को, अपने राष्ट्रीय संस्कृति को भी बढ़ाएंगे और टेक्नोलॉजी को भी लेकर चलेंगे। तो हमें कोई परे नहीं है। और जिस तरह का नजरिया इन्हें बनाने दीजिए प्रीति जी। विकास हमारा नजरिया है और उसी पॉइंट ऑफ व्यू से हम चलेंगे। ठीक है, विकास आपका नजरिया है, उसी पॉइंट ऑफ व्यू से चलेंगे। ये कहने का मतलब है कि विकास 2024 में ये मुद्दा हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी आने के बाद देश में विकास हुआ है, तो विकास पे आप चुनाव लड़ेंगे, शायद आप ये कहना चाह रहे हैं। क्योंकि आपने एक बात और कही कि राम मंदिर हमारे लिए क्यों ना मुद्दा हो, क्यों ना हम उस पर लड़ाई लड़े। हमारे साथ अर्शप्रीत खदियाल भी है, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, कह रहे विकास का मुद्दा होगा, तमाम मुद्दे होंगे लेकिन विकास का मुद्दा होगा। एक तरफ आपके लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए, तमाम बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव छोड़ दीजिए, विधानसभा चुनाव इन 5 राज्यों में जो हुए हैं उसको उठा करके देख लीजिए कितनी शिद्दत से कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ रही है, आपको पता चल जाएगा। इनफैक्ट जैसे कि मैंने अभी एग्जाम्पल्स भी दिए, कई बड़े अखबार, जो नामचीन अखबार है हमारे देश के, उसमें आपने हेडलाइंस भी पढ़ा होगा, जो फर्स्ट पेज पे होता है, उसमें भी कई बार जिक्र किया गया है कि कांग्रेस पार्टी बहुत ऐसे राज्य थे जहां पर बहुत बेमन से लड़ रही थी, लगा नहीं कि उन्होंने पूरी ताकत झोंकी है। 2024 के लिए क्या ख्याल है कांग्रेस पार्टी का, इंडिया अलायंस के लिए भी अगर कुछ कहें, बोलिए। देखिए, पहली बात तो मैं आपको करेक्ट कर दूं कि कांग्रेस पार्टी मेजॉरिटी स्टेट्स में जीतने वाली है। ठीक है, हमें नहीं पता कौन सा चैनल, कौन सा पेपर क्या कह रहा है, हमें ये पता है लोग क्या कह रहे हैं। और लोग कह रहे हैं कि हवा का रुख बदल रहा है और कांग्रेस पार्टी की तरफ का हो रहा है। जो न्यूजीलैंड का हाल वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में हुआ था, वो भारतीय जनता पार्टी का हाल इलेक्शन के सेमीफाइनल में होगा। कर्नाटका और हिमाचल ये पहले हार गए थे, मेजॉरिटी स्टेट्स अब हारेंगे और इसके बाद 2024 का इलेक्शन भी हारेगी भारतीय जनता पार्टी, ये लोगों ने तय कर लिया है। उसका कारण बड़ा सरल और बड़ा स्पष्ट है, वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी का फेलियर है हमारे लॉ एंड ऑर्डर पे, बीजेपी का फेलियर है करप्शन पे, बीजेपी का फेलियर है महिला सशक्तिकरण पे, बीजेपी का फेलियर है किसानों को अपलिफ्ट करने में, उनके वेलफेयर पे, और भारतीय जनता पार्टी का फेलियर है एक अच्छा फेडरल स्ट्रक्चर मेंटेन करने में, जहां नॉन बीजेपी रूल स्टेट्स हैं वहां पे डेवलपमेंट ही नहीं करना चाहते, फंड्स ही नहीं देना चाहते। और दूसरी बात ये है, ये विकास की बात कर रहे हैं, जो बीजेपी के प्रवक्ता बैठे हैं, मैंने पूछूंगा 15 लाख रुपए का विकास भी करना था हर एक इंडिविजुअल का। आप लोगों के लिए मुद्दे क्या होंगे 2024 में? कांग्रेस पार्टी, क्योंकि लोकसभा चुनाव होने वाला है,
उसमें और विधानसभा जी। चुनाव भी है। मैंने कहा बार बार ट्रेलर नजर आया, कांग्रेस पार्टी के दिग्गज जब मैदान में उतरे तब उन्होंने जो भाषण दिए हैं, जनता को संबोधित किया है, उसमें भी आप देख लीजिए जो छाप था। चुनाव भले ही विधानसभा चुनाव के लिए तमाम पार्टियां लड़ रही हों, लेकिन तैयारी 2024 की नजर आ रही थी दोनों ही तरफ से। मुद्दे देखिए ऐसा है, कांग्रेस पार्टी के क्या होंगे आने वाले समय में? ऋषभ तिवारी ने विकास कहा है, राम मंदिर भी कहा है, एक्सेप्ट किया उन्होंने, आप क्या कहेंगे? देखिए मैं तो कहूंगा सबसे पहले और सबसे बड़ा मुद्दा तो ये होगा कि जो भारतीय जनता पार्टी ने बड़े बड़े वादे करके झूठ बोल बोल के सरकार बनाई थी, उन वादों को भी डिलीवर करना। जो इन्होंने वादे किए थे किसानों को, महिलाओं को, गरीबों को, ओबीसीज को, और सारे लोगों को, सारे वर्गों को, वो सारा कुछ डिलीवर करेंगी कांग्रेस पार्टी। और मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, ये विकास की बात करते हैं, कास्ट सेंसस क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने करवाया? 2 टर्म्स हो गई, 10 साल होने वाले हैं। इस चीज का कारण बता दीजिए और ये बता दीजिएगा कास्ट सेंसस के फेवर में है या उसके खिलाफ है, और अगर उसके फेवर में है तो ये बता दीजिएगा अभी तक करवाया क्यों नहीं, और अगर उसके खिलाफ है तो ये बता दीजिएगा कि मोदी साहब ने खुद कम्युनिटीज को, कास्ट को वादे किए कि आपको एम्पावर किया जाएगा, और उसके बाद एम्पावरमेंट हुई नहीं। फिर बात ये करते हैं कि जी सिर्फ कास्ट तो एक ही है, वो है गरीब। उनका क्या, जो बड़े बड़े बिलियनर्स है जिनको अपलिफ्ट करने की भारतीय कोशिश जनता की पार्टी इस आपने। पर कास्ट दूसरी सेंसस बात, पर कई बार दूसरी स्टेटमेंट दे बात, चुके हैं। वो कह रहे हैं कि एक हम सेकंड जी। जातिगत राजनीति नहीं करते, दलगत राजनीति से ऊपर एक सेकंड तो मुझे बताएं, ये मोदी साहब ने बयान क्यों दिया था मदिगा कम्युनिटी को लेके कि सब कैटेगराइजेशन होनी चाहिए? क्यों मोदी साहब ने बयान दिया था? और अगर ये कहते कि सिर्फ एक कास्ट है गरीब, तो बाकी कास्ट को एम्पावर करने के वादे भारतीय जनता पार्टी ने क्यों किए? बताए। दूसरी बात बताए, 15 लाख का वादा किया था, 15 रुपए नहीं आपने मौलाना साजिद दिए। रशीदी दूसरी बात, एक सेकंड में कंक्लूड कर रहा हूँ जी, 10 सेकंड ले रहा हूँ। 15 लाख का वादा किया, 15 रुपए नहीं दिए। डिमोनेटाइजेशन के थ्रू लोगों के प्रीति जी, इस पर जवाब ले लें, फिर आप आगे बढ़िएगा। 5 सेकंड सुन लीजिए। 2 करोड़ जॉब्स का वादा किया था, 1 साल में देंगे, 2 जॉब्स नहीं दी गई इनसे। डबल करेंगे जी फार्मर्स इनकम 2022 तक, इन्होंने तो ठीक है, पहले एक सेकंड के रिएक्शन, उसके बाद फिर आते हैं। पहले और भी 3 बड़े मेहमान हैं हमारे पास। पहले मैं डिबेट शो के बारे में उनका क्या कहना है, पहले उनका रिएक्शन ले लें, फिर काउंटर करने का आप सभी को पूरा मौका दूंगी। मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ मौलाना साजिद रशीदी हैं। 2024 के लिए दोनों ही पार्टियों को आपने मौलाना साहब सुना। एक कह रहे हैं विकास की लड़ाई होगी, राम मंदिर मुद्दा है तो राम मंदिर क्यों ना मुद्दा बने। कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ है प्रवक्ता महोदय, वो कह रहे हैं अर्शप्रीत जी कि उन चैप्टर्स को हम ओपन करेंगे जो भारतीय जनता पार्टी वादे करके भूल गई है, उन पर हम कहेंगे कि आप इन्हें खोलें और वोट करें। क्या कहते हैं आप, क्या होना चाहिए? और ये पांचों राज्यों में जो चुनाव हो रहे हैं, अभी तेलंगाना में 30 तारीख को वोट पड़ेगा, इन तमाम राज्यों का क्या एक मिला जुला असर हम 2024 में देख पाएंगे? क्योंकि बेसिकली आप देखिए राजस्थान में जितने भी चुनावी रैलियां हुई हैं, वहां पर भी कांग्रेस पार्टी पर तुष्टीकरण के आरोप लगे। बीजेपी पर कहा गया कि ये हिंदू मुसलमान करती है। 2024 के लिए लोगों के जहन में है कि भैया चुनाव हिंदू मुसलमान पे होगा, विचारधारा ये वो सब साइडलाइन है। बोलिए। देखिए, बीजेपी का जहां तक सवाल है, बीजेपी को पूरा देश जान चुका है कि इनके पास सिवाय नफरत और हिंदू मुस्लिम की राजनीति के कुछ है नहीं। विकास, जैसे अभी बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा, विकास कहाँ है ये बता नहीं सकते। विकास किस चिड़िया का नाम है, कहाँ इन्होंने कर दिया, हिंदुस्तान में तो है नहीं। हिंदुस्तान के बाहर कहीं कर दिया हो तो हिंदुस्तान के लोग जानते नहीं। इन 5 राज्यों के जो परिणाम हैं आप देखिएगा, और सारे जितने भी आंकड़े, जितने भी सेंसेक्स अभी आ रहे हैं, सबके रुझान भी आपने देख लिए हैं। मैं समझता हूं कि इन 5 राज्यों में से एक भी राज्य बीजेपी को नहीं मिलने जा रहा है। ये तो स्पष्ट हो गया करीब करीब। अब इन 5 राज्यों में से जब इनको नहीं मिल रहा है, देखिए साउथ तो इनके पास से बिल्कुल चला गया। साउथ के बाद में इनकी जो हालत 2024 में होने वाली है वो अपने आप में देखने वाली है। साउथ का रिजल्ट अभी आया कहाँ नहीं, हो जाएगा 3 दिसंबर में, फाइनली है तकरीबन 19-20 ऊपर नीचे जाएगा, तकरीबन फाइनल है। मेरा मानना यह है कि देखिए नफरत की राजनीति ज्यादा दिन लेकिन नहीं आप चलती। लोगों की बातें तो कांग्रेस पार्टी भी नहीं कर रही है। अभी अर्शप्रीत जी सामने बैठे हैं, उनको काफी टाइम दिया मैंने, मुझे लग रहा था कि आप लोगों का जिक्र आएगा, लेकिन उन्होंने जिक्र किया नहीं।
वो भी बीजेपी पर अटके रहे। नहीं, देखो बात इस हिंदू मुसलमान की है ही नहीं ना। आप फिर वही कांग्रेस को भी लाना चाहती हैं कि मुसलमान की बात करे कांग्रेस या बीजेपी हिंदू की बात करे। बीजेपी तो हिंदू की बात कर ही रही है। आप मुझे बताइए संविधान के कौन से आर्टिकल में लिखा है कि देश का प्राइम मिनिस्टर दोनों बातें राम आप ही मंदिर कह का रहे हैं। राम आप मंदिर कह का रहे जाकर बीजेपी हिंदू की उद्घाटन बात करे। कर ही रही है। सुनिए, कांग्रेस क्यों करे मुस्लिम की बात? देश का प्राइम मिनिस्टर संविधान के कौन से आर्टिकल में लिखा है कि देश का प्राइम मिनिस्टर जाके उद्घाटन करे? क्योंकि यहाँ का संविधान सेकुलर है और यहाँ की सरकार जो है धर्मनिरपेक्ष होती है। तो ये धार्मिक जो काम करने जा रहे हैं आप, ये तुष्टीकरण ही तो है। तुष्टीकरण किसको कहेंगे आप? अगर कांग्रेस किसी माइनॉरिटी का नाम लेकर, जैसे मनमोहन सिंह जी के बयान को ये गाते फिरते हैं कि साहब मनमोहन सिंह जी ने कह दिया कि माइनॉरिटी का हक है, हालांकि ऐसा नहीं है, झूठ बोलते फिर रहे हैं। अगर कोई सरकार किसी ऐसी माइनॉरिटी के लिए जिसके बारे में सच्चर कमेटी की बाकायदा रिपोर्ट है कि दलित से नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं, अगर ऐसे लोगों के उत्थान की बात करती है तो फिर ये कहते हैं तुष्टीकरण होता है। और जब ये 80 और 20 का मामला कहते हैं तो फिर तुष्टीकरण होता नहीं है। मैं कह रही हूं, राम मंदिर की बात अच्छा, करते हैं एक तो सेकंड, मैं कह रही तुष्टीकरण हूं नहीं होता। प्रधानमंत्री भी देश में आस्था का विषय है, वो क्यों ना जाएं? आप ये बताइए। नहीं, प्रधानमंत्री जब प्रधानमंत्री हो जाते हैं तो वो संविधान की शपथ लेते हैं और संविधान की शपथ लेते हुए वो ये कहते हैं कि मैं धर्मनिरपेक्ष रहूंगा, ठीक है, मैं संजय राणा जी, धर्मनिरपेक्ष संजय राणा रहूंगा, जी, ठीक मैं है। कोई पक्षपात नहीं संजय राणा करूंगा। जी, संजय राणा जी, जब- संजय राणा जी जब- क्या जब कहेंगे इस बात 2024 की के लिए? शपथ कई ली बातें जाती है निकल तो फिर कर आ उसके गई विरुद्ध अब। क्यों काम किया जाता है? हाँ, देखिए, गुड इवनिंग प्रीति, गुड इवनिंग टू फेलो पैनलिस्ट। देखिए, ऐसा होता है ना कि जहाँ तक आप बात कर रहे हैं विपक्षी पार्टी की, तो विपक्षी पार्टी पर हमें नहीं लगा इस समय कोई मुद्दा है। देखिए, अभी हमारे मित्र अशप्रीत जी बहुत अच्छी बातें कर रहे थे, किसान की बात कर रहे थे, कास्ट सेंसर, फेडरल स्ट्रक्चर। भाई, इनके नेत्री को यही नहीं पता एमएसपी क्या होता है, किसानों की बात कर रहा है। भाई, जिसने फेडरल स्ट्रक्चर को माना नहीं, फेडरल स्ट्रक्चर की बात कर रहा है। जिसने ओबीसी का इम्प्लीमेंटेशन 1955 1988 में नहीं किया, वो ओबीसी और जात पात की बात कर रहा है। 2011 में सेंसस कराया, उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया। 2018 में कर्नाटका में कराया, इम्प्लीमेंट नहीं किया, वो कास्ट सेंसस पे बात कर रहा है। अब इससे आते हैं मुख्य मुद्दे पर। आपका जो प्रश्न है, देखिए, आपका प्रश्न है कि मुद्दे क्या होंगे। देखिए, इस देश में मुद्दा क्या होना चाहिए? वो होना चाहिए डेवलपमेंट का, रोजगार का और एजुकेशन का। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हर जो युवा इस देश में पैदा हुआ है उसको एक एजुकेशन मिलनी चाहिए, उसका डेवलपमेंट होना चाहिए और डेवलपमेंट के साथ साथ रोजगार मिलना चाहिए। और चौथा जो है, इस देश का समावेशी विकास होना चाहिए। उस पर कोई चर्चा करने की बात नहीं कर रहा है। आप बताइए कि अभी सब लोग राजस्थान की बात कर रहे थे, कुछ लोग तेलंगाना की बात कर रहे थे। देखिए, राजस्थान का चुनाव लॉ एंड ऑर्डर पे हो रहा है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। वुमेन सिक्योरिटी पे हो रहा, मैं बार बार बोल रहा हूँ। ये बताइए, सबने बोला मैं 500 का सिलेंडर दे दूंगा। अरे, उज्ज्वला योजना में तो ऑलरेडी 600 रुपए का मिल रहा, तो कौन सा एहसान कर रहे हो भाई? कोई एहसान नहीं कर रहा। जनता को सिलेंडर नहीं चाहिए, जनता को चाहिए रोजगार, जनता को चाहिए डेवलपमेंट। उसको फ्री का सिलेंडर, फ्री इलेक्ट्रिसिटी नहीं चाहिए। आपने वादा की बात की, भाई कर्नाटक में वादा हुआ था ना 10 किलो चावल, भाई 10 लाख कुंटल चाहिए। आपने अभी तक 3 लाख कुंटल अभी तक वितरण ना कर पाए। बिजली का किराया 40% बढ़ा दिया, औरतों को फ्री बस देंगे, 10% किराया बढ़ा। देखिए, ये सब फ्री वाला, फ्री बीस से में हट करके देश के बारे में सोचना, जो कोई भी शायद हमें लगता है कहीं ना कहीं विपक्षी पार्टियां फेल हो गई। जहां तक इंडिया गठबंधन की बात करते हैं, इंडी इसलिए बोल रहा, मैं अपने देश से बड़ा प्यार करता हूं, मैं बार बार बोलता हूं। इस गठबंधन में ये बता दीजिए, सिर्फ एक पार्टी है जो नेशनल पार्टी है, कांग्रेस पार्टी। बाकी ये पार्टियों का अस्तित्व है, दूसरे स्टेटों में कोई अस्तित्व नहीं है। तो ये सब भूल भुलैया है। आपने देखा कि सिर पटौल कैसे एमपी के चुनाव हुआ, राजस्थान के चुनाव हुआ। ये पार्टियों ने मिलकर सरकार भी चलाया, ऐसा नहीं अस्तित्व नहीं। देखिए, नहीं, गठबंधन में पार्टियां रही, रही है ना सब, रही है ना। अब रिकॉग्नाइज करेंगे ना, आप ये नहीं बोल सकते कि पीयूष पंत जी, एज एन जर्नलिस्ट 2024 आप लोकसभा, अभी जो विधानसभा चुनाव 2023 में 5 राज्यों के हो रहे हैं, इसमें जिस तरीके से धुआंधार प्रचार प्रसार में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की तरफ से जिन बड़े मुद्दों को जनता के सामने लेकर के आया गया, उस पर कई बड़े बड़े आर्टिकल्स आ गए। कहा गया कि 2024 में देखिए लोकसभा चुनाव है, लेकिन जिस तरीके से तैयारियां हैं, प्रधानमंत्री की रैली की तैयारी, प्रियंका गांधी की रैली की तैयारी, राहुल गांधी की रैली की तैयारी, नॉर्थ से लेकर के साउथ तक, आप देखिए तैयारी लग रही है लोकसभा की है। क्या कहेंगे सब, मुद्दे क्या होंगे, क्या लग रहा है? देखिए प्रीति जी, चूंकि ये जो विधानसभा के चुनाव 5 हुए हैं, अभी तो एक का बाकी है तेलंगाना का, तो ये बहुत नज़दीक हुए हैं जो है कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव है।
इसलिए ये बहुत ही स्पष्ट है कि ये हम इसको सेमीफाइनल भी मान रहे हैं। हालांकि ये ज़रूरी नहीं कि सेमीफाइनल हो ये, लेकिन निश्चित रूप से वो माहौल तैयार करने में 2024 का ये जो बड़ी है भूमिका एक बड़ी भूमिका इनकी होगी। और इसीलिए हर पार्टी जो है, चाहे वो विपक्ष हो और चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, वो उसको टारगेट करके ही, खासकर अगर मोदी जी देखिए, मोदी जी के जो भाषण रहे हैं लगातार, और मोदी जी खुद भी जो है वो इतना तवज्जो उन्होंने राज्य के चुनावों को नहीं दिया। जिस तरह से उन्होंने वहाँ पे हमने देखा जो ढीला ढाला उनका जो है कि देरी हुई चुनाव में वहाँ पे कैंडिडेट को आपकी लिस्ट जारी करने में, या जिस तरह के चेहरे को लेके आए, या कोई चेहरा नहीं रखा कि मुख्यमंत्री। तो एक मोदी जी तैयारी कर रहे थे कि 2024 में क्या करना है, और मोदी जी ने सीधे सीधे ये एक प्रैक्टिस के रूप में रखा है इसको, जो मुझे लगा कि पूरी तरीके से वो जो है राज्यों में अगर हार भी जाए बीजेपी को तो गम नहीं होगा उन्हें, लेकिन 2024 उनको जीतना है, ये उनका इरादा दिखाई दिया। और उसी हिसाब से उन्होंने मुद्दे चुने, उसी हिसाब से उन्होंने तैयारी करी। और ये भी उनको लगा कि कांग्रेस जो है सबसे बड़ी पार्टी होगी 2024 में, क्योंकि वो राष्ट्रीय पार्टी है। तो लगातार जो है कांग्रेस पे जो है उनका आक्रमण जारी रहा। और भ्रष्टाचार का मुद्दा जो है प्रधानमंत्री मोदी शुरू से बनाते रहे हैं, और इस बार भी उन्होंने काफी भ्रष्टाचार का मुद्दा, इसको एक मुख्य मुद्दा बनाया अपने भाषणों का। तो मुझे लगता है कि देखिए कि निश्चित रूप से ये चौबारी मोदी जी की तरफ से तो पूरी और भाजपा की तरफ से ये 2024 के लिए ही जो है ग्राउंड वर्क करने की एक तैयारी थी, उसके हिसाब से देखा जाए। मुद्दे जो आपने कहा, तो निश्चित रूप से मुद्दे अगर आप देखिए सब पार्टियों के, अगर इसमें आप मैनिफेस्टोज को देखिए, यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो जिसमें राहत देने की बात की गई, जिसमें उज्ज्वला के बावजूद आपने जो है कि सिलेंडर का दाम घटाने के कॉम्पिटिशन में आप नजर आए कांग्रेस के मैनिफेस्टो के उस पे। तो निश्चित रूप से देखिए आर्थिक मुद्दे हावी रहेंगे, क्योंकि आर्थिक बदहाली चल रही है। जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने उस चुनाव के बीच में ये कह दिया कि साहब जो है 5 साल के लिए और राशन मुफ्त दिया जाएगा, ये निश्चित रूप से दर्शाता है कि अभी हालात जो है वो बेहतर नहीं हुए हैं। आपको अभी भी मुफ्त अनाज देने की जरूरत है, लोगों की आर्थिक बदहाली हो रही है। और जिस तरह से तमाम राज्य के चुनावों में हमने देखा कि मुद्दे रखे गए, तमाम राहत देने की बात की गई, कि कोई स्कूटी देने की बात की गई, स्कॉलरशिप देने की बात की गई, सस्ती गैस देने की बात की गई, जो सस्ती यात्रा देने की बात की गई, राम मंदिर में मुफ्त यात्रा जो है करने की बात कही गई। ये तमाम चीज़ दिखा रही है कि ये हर पार्टी ये समझ रही है कि हालात बेहतर नहीं है। और आज भी रुपया जो है देखिए और नीचे के स्तर पर पहुंच गया है। छत्तीसगढ़ में भी कहा गया है कि अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो वो राम मंदिर दर्शन करवाएंगे। हालांकि इसमें कुछ गलत नहीं है। अगर ये भारतीय जनता पार्टी वादा करे, गलत क्या है? राम उनके आस्था का, पूरे देश के लिए आस्था का विषय है। अगर वो जनता को दर्शन करवाना चाहते हैं फ्री में, ठीक है, इसमें मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। ऋषभ तिवारी जल्दी से, उसके बाद हमें ब्रेक पर जाना। आप उनको लुभा रहे हैं, निश्चित रूप से चुनावी इसको बना रहे हैं। जनता को आप जाने जी सस्ता आप साधन उपलब्ध, ठीक है ऋषभ तिवारी जल्दी से। प्रीति जी, मैं कांग्रेस के प्रवक्ता पे आऊंगा, लेकिन पहले मैं चाचा जी को जवाब दे दूं। चाचा जी को पहले भी जवाब दिया मैंने, दूसरे कई डिबेट में, आज भी जवाब दे रहा हूं। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। आपने कहा कि यहाँ तो देश में विकास नहीं दिख रहा, क्या पाकिस्तान में कर रहे हैं विकास? जिसके देश दिल में पाकिस्तान बसा हो ना, उसके जुबान से ऐसा शब्द निकल ही जाता है, क्योंकि आपको भारत में विकास दिखेगा नहीं। उन मानसिकता वाले लोगों को पाकिस्तान में ही विकास दिखेगा जिनके दिल में पाकिस्तान बसता हो। और दूसरी बात, आप कहते हैं कि वो क्या पाकिस्तान नहीं है? नहीं, ये क्या बोलने का? मौलाना साजिद रशीदी क्या पाकिस्तान के भारतीय है? अरे वो अपनी बात रख रहे हैं। नहीं, क्यों रख रहे हैं? मेरे नाम से पाकिस्तान, उन्हें अगर गुरेज है, अच्छा ठीक है बोलिए आप, लेकिन अगर उनको कोई चीज पसंद नहीं आ रही है तो पाकिस्तान तो इनके दिल में बसा हुआ, जो पाकिस्तान का नाम ले रहे हैं। बता रहा हूं प्रीति जी, मुझे इनके बीच में नहीं बोला चाचा जी। अरे भाई साहब, मेरा नाम लेके पाकिस्तान का नाम क्यों ले रहे हैं आप कहिए ना कि पाकिस्तान से हमें प्यार है। आप कहिए हमें पाकिस्तान से प्यार है। बिरयानी खाने भी आप ही जाते हो पाकिस्तान। एक दायित्व पे है, मैं तो नहीं जाता। प्रधानमंत्री जब शपथ लेते हैं तो भैया, प्रधानमंत्री शपथ लेते हैं तो इस कौन से शपथ में लिखा है कि अपने धर्म को भूल जाओ? अगर वो संविधान पे है, गर्व से कहते हैं हिंदू है और गर्व से कहेंगे हिंदू है। किसी टोपी पहन के किसको खुश करने का इरादा हमें नहीं है। प्रधानमंत्री रहते क्या आपको मैंने कई डिबेट में कहा है और आपको मुंह की खानी पड़ी है, लेकिन आप बेशर्म की तरह फिर से अपनी बेइज्जती कराने बैठते हैं। आप जिस गाड़ी से चलते हैं इस स्टूडियो में, ऋषभ तिवारी थोड़ा संयम ऋषभ तिवारी संयम के साथ अपनी भाषा के मर्यादा में छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए 2024 और उससे पहले विधानसभा चुनाव में सेमीफाइनल में क्या होगा। छोटे से ब्रेक के लिए आ रहे हैं।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का प्राइम टाइम डिबेट शो इंडिया के सवाल में। वापस चलेंगे भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता है ऋषभ तिवारी, जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिए। उसके बाद कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता अर्शदीप के पास जल्दी से। महत्वपूर्ण विषय यह है कि यहाँ पे बैठ के बोला गया कि भारत में विकास नहीं दिख रहा। उनको कतई नहीं दिख सकता जो विकास सिर्फ पाकिस्तान का देखना चाहते हो। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, प्रधानमंत्री कौन अगर पाकिस्तान का विकास देख रहा है? सबसे पहले तो कौन पाकिस्तान का विकास देख रहा है? एक सेकेंड, अगर किसी को कुछ योजनाएं नहीं पसंद आ रही हैं, उनके अंदर अगर रोष है तो वो कहाँ व्यक्त करेंगे, गुस्सा कहाँ जाहिर करेंगे? आपकी बात सही है। हर कोई अच्छा नहीं बोल सकता। नहीं, हर कोई अच्छा नहीं बोल सकता। प्लीज मुझे कंप्लीट करने दीजिए। अपने रोष को वो व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन ये कह देना कि हिंदुस्तान में विकास नहीं हो रहा, वो किस प्रेम को दर्शाता मैं समझता हूँ। और एक इंपॉर्टेंट बात चाचा जी से मैं पूछना चाहता हूँ, चाचा जी आप ये बताइए, आपका दिल नहीं करता है कि आपके घर के बच्चे प्रीति जी जैसा समझदार जर्नलिस्ट हो, या यहाँ पे बैठे संजय राणा जी की तरह समझदार एडवोकेट हो? आप जिस रोड से आए उस रोड में लिखा था क्या कि इस रोड से हिंदू जाएगा, उस रोड से मुस्लिम जाएगा? जब योजना चलती है चाचा जी तो मदरसे के तरह एक दृष्टिकोण से नहीं चलती, वो अंत्योदय मूल मंत्र से चलती है, अंतिम व्यक्ति के विकास से चलती है कि अंतिम व्यक्ति कौन खड़ा है, ना जात देखो ना पात देखो, अंतिम व्यक्ति का विकास देखो। इस वीडियो से भारतीय जल्दी लेकिन आप जैसे मौलाना जो भी आपके 2014 के वादे थे, अच्छा सुन तो लीजिए ना, ठीक है सुन लीजिए, जज्बाती होने की जरूरत नहीं है। सुन लीजिए, थोड़ा सा सुन लीजिए। ये कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना मुस्लिमों को नहीं मिलेगा। अगर वो प्रधानमंत्री है तो क्या ये कहा कि आयुष्मान योजना मुस्लिमों को नहीं मिलेगा? आप जैसे मौलाना बैठकर देश में तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, और मौलाना गिरी करना है तो उठ के भाग जाओ। अब आप सुन लीजिए क्या कह रहे हैं वो। संयम जल्दी से। राशिद साहब बोलिए। मोदी का राज है, ये योगी का राज है। अरे आप धमका रहे हैं क्या? नहीं आप धमका रहे हैं क्या बोल रहे हैं आप? मोदी का राज है, योगी का राज है, तो क्या करेंगे? देश से निकाला पे देते क्या हैं। बोल रहे हैं? हर पाकिस्तानियों को अरे क्या बोल रहे हैं ऋषभ तिवारी? हो गए आप। अरे आप धमका रहे हैं क्या? अरे पगला गए हो भाई, अरे वो अपनी बात रख रहे हैं, रुक जाइए, शांत हो जाइए। अरे मोदी योगी का नाम लेके धमकी थोड़े देंगे आप ऑन एयर किसी को? सुनिए अच्छा बोलने दीजिए ना, बोलने दीजिए। अब क्या ऋषभ तिवारी, एक सेकेंड, ऋषभ तिवारी बोलिए जल्दी से। राशिद साहब बंद कर दीजिए, बोलिए। राशिद साहब देखिए, जिन लोगों को पाकिस्तान से प्रेम है वो पाकिस्तान का नाम बार बार लेते हैं, बिन बुलाए बिरयानी खाने चले जाते हैं, बिन बुलाए जो है दिन में 10 बार मालाएं जपते हैं पाकिस्तान की। हमें तो पाकिस्तान से प्यार नहीं है, हम तो कहते हैं, और मैं पहला आदमी हूँ, सुन लीजिए ना, जरा तसल्ली रखिए दिल पे। मैं पहला आदमी हूँ, कारगिल जंग के अंदर मैंने मुख्तार अब्बास नकवी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा था कि हमें इजाजत दी जाए, हम पाकिस्तान के खिलाफ लड़ने को तैयार हैं। और आप जैसे आदमी कहाँ थे जंगे आजादी में भी, ये दुनिया जानती है। दूसरी बात, आप विकास की बात कर रहे हैं, रोड की बात कर रहे हैं। आपने 15 लाख का वादा किया था, नहीं मिला। 2 करोड़ नौकरियों का हर साल वादा किया था, नहीं मिला। बुलेट ट्रेन का वादा किया था, नहीं हुआ। एक भी वादा अपना बता दीजिए ना जो पूरा किया हो। दुनिया, अरे चुप रहिए यार, चुप रहिए भाई। खाली बर्तन ज्यादा आवाज करता है, खाली बर्तन आवाज ज्यादा करता है, ये सब जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं आप, सुन लीजिए मेरे भाई, रखिए, पहले बोल लीजिए मेरे भाई। क्या आप थोड़ा सुनना भी चाहिए? हमें तो बोलने नहीं दीजिए। आपने तो धमकी दे दी कि योगी मोदी का राज है, इसलिए आप बोलने नहीं देंगे, क्योंकि हम तो माइनॉरिटी में है, 20% है। 20% को तो वैसे भी बोलने नहीं दोगे आप। यही तो तुष्टीकरण की राजनीति है। उन लोगों को बोलने नहीं दिया जाएगा जो देश को तोड़ने की बात करेंगे। देश को हमने जोड़ा है। एक सेकंड सुन लीजिए, बोलिए। जंगे आजादी में 60,000 उलमाए कराम ने कुर्बानियां दी है। आपके घर से अगर एक आदमी ने कुर्बानी दी हो तो नाम बता दो। अरे आपने नहीं, मेरे घर से 20 लोगों ने कुर्बानी दी है, मेरे खानदान से 20 लोगों ने, मैं नाम गिनवा सकता हूं। और आप उस वक्त अंग्रेज के साथ खड़े हुए थे, आप अंग्रेजों के चाटुकार थे उस वक्त में, और हम कुर्बानियां दे रहे थे। हमने पाकिस्तान को नहीं चुना मेरे भाई, हमने हिंदुस्तान को चुना है। हम भी पाकिस्तान जा सकते थे, हम नहीं गए पाकिस्तान, चूंकि हमें अपना देश प्यारा है, हम हिंदुस्तान से प्यार करते हैं। और हम दिन में 85 मरतबा, सुनिए मैं आईना दिखाता हूं, सुनो, मैं 85 मरतबा नमाज में इसी मस्जिद को, इसी जगह को सजदा करता हूं, अपनी पेशानी रखता हूं 85 बार दिन में रोजाना। और हम मरते हैं तो इसी मिट्टी में दफन होते हैं। ऋषभ तिवारी मरेंगे, जला दिए जाएंगे, राख गंगा में बहा दी जाएगी, वो पाकिस्तान जाएगी सीधी।
इसी मिट्टी वो को सीधे खाने पाकिस्तान देते जाएगी हैं। और अफगानिस्तान जाएगी, वो इंडिया में नहीं रुकेगी। जानता है हिंदुस्तान का मुसलमान अर्शदीप, इंडिया में पैदा होता अर्शदीप, है, अर्शदीप, इंडिया में ही कांग्रेस दफनाया जाता पार्टी के है प्रवक्ता और हम यही अर्शदीप, रहेंगे। अर्शदीप। लेकिन विकास हिंदुस्तान में नहीं धन्यवाद। है, पूरा देश जानता है। देखिए ऐसा नहीं है, दिखेगा। देखिए आपको अभी नहीं सुन लीजिए, मैं बीजेपी के प्रवक्ता को कहूंगा, सुन लीजिए त्रिपाठी। थोड़ा तेज अर्शदीप की आवाज बढ़ाइए, अर्शदीप की आवाज बढ़ाइए। धन्यवाद मैडम, नाम अर्शप्रीत है। अर्शप्रीत, सॉरी नहीं। सॉरी, अर्शप्रीत। जी, पहले तो मैं स्पष्ट कर दूं कि राणा साहब की बात से मैं शुरू करूंगा। राणा साहब, आपने कांग्रेस को तो, ऑपोजिशन को तो बड़े सवाल पूछ लिए। लोकतंत्र का आपको जरा बता दूं मतलब क्या होता है। लोकतंत्र में सवाल सरकार को होते हैं, बिकॉज सरकार के पास पावर होती है बदलाव लेकर के आने की। आपने ऑपोजिशन को तो कर लिए सवाल, कीजिए, अच्छी बात है, लेकिन एक आधा सरकार को भी कर लिया कीजिए, लोकतंत्र को जिंदा रखिए। दूसरी, अब साहब कह रहे थे कि जी इंडिया अलायंस में कितनी पार्टीज नेशनल है जी, कितनी रीजनल है। राणा जी, जरा एक दफा एनडीए पे जरा आप झांक के तो देखिए एनडीए की तरफ, और आपको पता लगेगा। उनसे पूछिए, मैं पूछ लेता हूँ आपके भी यहाँ पे, क्योंकि मुझे लगता नहीं आप पूछेंगे। पूछिए एनडीए से कि 30+ पॉलिटिकल पार्टीज में से कितनी के पास एक भी एमपी है, एक एमपी। और दूसरी बात पूछिए उनसे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ कितनी रजिस्टर्ड है। आप जवाब सुन करके हैरान हो जाएंगे, शायद इस वजह से सवाल नहीं पूछते, मैं पूछ लेता हूँ। तीसरी बात सुनिए, अब जो पार्टी किसानों को टेररिस्ट कहती है, जिनके बीजेपी के एमपीज टेररिस्ट कहते हैं किसानों को, उन एमपीज को ना तो निकाला जाता है, ना एमपीज के खिलाफ कोई एक्शन होता है। जो फेलो एमपी को टेररिस्ट कह देते हैं तब कोई एक्शन नहीं होता। तो भारतीय जनता पार्टी के जब सीनियर लीडर्स ऐसा कर सकते हैं, तो प्रवक्ता साहब ने भी वैसी भाषा का प्रयोग करने की कोशिश की है। फ्रस्ट्रेशन है, फ्रस्ट्रेशन बीजेपी की समझ इस वजह से आती है मैडम, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को पता है कि सेमीफाइनल तो हम हार ही रहे हैं इलेक्शन का, 2024 का इलेक्शन भी हम हार रहे हैं। इस वजह से फ्रस्ट्रेशन में, बौखलाहट में, घबराहट में कुछ भी कह देते हैं। अगली बात साहब ये है, दाल का रेट कम करेंगे, दूध का, दही का, पनीर का, गैस का, एलपीजी सिलेंडर्स का, डीजल का, पेट्रोल का, क्या क्या वादे करके इन्होंने सरकार तो बनाई, लेकिन उसके बाद डिलीवर एक भी चीज नहीं भारतीय जनता पार्टी ने की। और अगली बात साहब, आप आंकड़ों की बात पे आ जाते हैं, जरा राणा साहब को भी मैं पूछ लेता हूँ और बीजेपी के प्रवक्ता को भी पूछ लेता हूँ। ग्लोबल हंगर इंडेक्स पे हमारी रैंकिंग क्या है, जरा जान करके देखिए, आपको हैरानी होगी। 111 रैंक आया था 125 में से। कितनी ज्यादा हंगर है, कितनी ज्यादा भुखमरी है यहाँ पे। दूसरी बात सुनिए, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स है जो, सुनिए अभी बात, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स है जो कि हमारे देश में खुशी कितनी है, उसमें हिंदुस्तान का रैंक आया 136 देशों में। तो ये भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धि है, भारतीय जनता पार्टी की अचीवमेंट्स है, इसके बारे में जिक्र कीजिए राणा जी। और जो त्रिपाठी साहब हैं, साहब जरा असल सवालों पे जवाब दीजिए। और एक और बात बताइए, आप राहुल जी का जिक्र बहुत करते हैं, आपके लीडर्स ने हमारे लीडर्स को डायन का, सदाम का, रेनकोट पहन के नहाना कैसे ये कहा, आपने कहा विदेशी ताकतों का मोहरा, और नाम ले लेके सोनिया बहन ये है, राहुल जी ये है, और ऐसी चीजों के बावजूद कोई ना तो नोटिस, ना कोई एक्शन, ना कोई सस्पेंशन, ना ही कुछ भी भारतीय जनता पार्टी ने करने की कोशिश की। यहाँ से दोहरे मापदंड और डबल स्टैंडर्ड बीजेपी की जो है वो जग जाहिर हो जाते हैं, सारी दुनिया के सामने क्रिस्टल क्लियर हो जाते हैं। प्रीति जी 5 सेकंड प्लीज, चलिए ले लीजिए 5 सेकंड, ले लीजिए 5 सेकंड। पहली बात प्रीति जी की दोनों जो हमारे काबिल पैनलिस्ट बैठे हैं एक सफेद झूठ परोस रहे हैं। 5 सेकंड तो हो गए, कहीं भी 5 सेकंड हो गए, जवाब दे रहा हूँ भाई साहब, सुन लीजिए। 5 सेकंड हो गए, प्रश्न पूछा है, काफी प्रश्न पूछा, मैं सबका जवाब देता हूँ। कांग्रेस प्रवक्ता महोदय सुन लीजिए, 5 सेकंड हो गए। पहली बात तो ये कि कहीं भी बीजेपी के किसी नेता ने या प्रधानमंत्री जी ने ये नहीं कहा था कि सबके अकाउंट में 15-15 लाख रुपए आ जाएंगे। ये कई बार मुंह की खाए हैं, इनके पास कोई प्रूफ नहीं है। दूसरी बात, ये हंगर इंडेक्स की बात करते हैं, जब वही आंकड़ा कैसे निकल कर आता है कि जब भारत 4 ट्रिलियन, अरे साहब स्टैंड अप कॉमेडी मत कीजिए। छाती पीटना अच्छा, शुरू हो ठीक है। जाते हैं। 13 करोड़ से ऊपर लोग गरीबी रेखा के जब ऊपर निकलते अच्छा हैं, अर्शप्रीत जी एक सेकंड, हाँ, ऋषभ तिवारी जी एक सेकंड, अर्शप्रीत जी की बात इन्होंने कही, एक सेकेंड, अर्शप्रीत जी, ऋषभ तिवारी, अर्शप्रीत जी
सबसे पहले राजनीति में दोनों ही पार्टियों की तरफ से, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो या फिर भारतीय जनता पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आपने कहा कि सोनिया गांधी के लिए, तमाम लोगों के लिए बहुत सारी बातें कही गई, लेकिन आपको ये भी नहीं भूलना चाहिए मल्लिकार्जुन खड़गे ने अभी हाल ही में प्रधानमंत्री के पिताजी पर कटाक्ष कर दिया था, जिसको लेकर के भी बहुत सारी हलचलें थी। लेकिन लाइव तस्वीर इस वक्त हम आपको तेलंगाना की दिखा रहे हैं, हैदराबाद की, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शो कर रहे हैं। और ये भव्य रोड शो तेलंगाना से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त रोड शो कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि तेलंगाना में 30 तारीख को वोटिंग होनी है और उसके पहले तमाम तैयारियां कर ली गई हैं, लेकिन इन तैयारियों में सबसे ज्यादा जो ध्यान रहा है वो प्रधानमंत्री के दौरे पर रहा है, प्रधानमंत्री के रोड शो पे रहा है। और आज ये रोड शो क्योंकि 30 तारीख को है तो ऐसे में अंतिम चरण में है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि तेलंगाना में इस बार क्या होगा ये बड़ा अहम होने जा रहा है। प्रधानमंत्री का रोड शो जहां भी होता है वहां पर माहौल ही बदल जाता है, पूरी छटा छवि सब बदल जाती है। और ऐसे में तेलंगाना की इस वक्त तस्वीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सीधी इस वक्त हमारे पास आप देख सकते हैं, प्रधानमंत्री रोड शो कर रहे हैं तेलंगाना में। और 30 तारीख को वोटिंग है, जनता तेलंगाना की 30 तारीख को वोट करेगी, 30 तारीख को अपना मत देगी, सरकार को चुनेगी। हालांकि 3 दिसंबर को पता चलेगा, लेकिन फिलहाल तस्वीरें तेलंगाना से। अर्शप्रीत जी, मैं आपसे सवाल पूछ रही थी, अभी आपने कहा कि कुछ भी बोल जाते वो जनता देखती, क्या जनता ये नहीं देखेगी कि मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिताजी पर कटाक्ष करते हैं? जनता पता है क्या देखेगी कि जब 8 मेंबर की हाई लेवल कमेटी इन्होंने बनाई थी वन नेशन वन इलेक्शन के लिए, उसमें खाड़गे साहब को जगह नहीं दी गई थी। और मैं सवाल पूछता हूँ पिता पे एक सेकंड जी, मैं उस पे ही आ रहा हूँ, 1 मिनट सुन लीजिए पूरी बात। हाँ। तो खाड़गे साहब को सीट किस वजह से ऑफर नहीं की गई थी? क्या उनकी कास्ट की वजह से नहीं ऑफर की गई थी? हाँ। ये भारतीय जनता पार्टी बताए। और दूसरी बात सुनिए, इन्होंने शब्द यूज किए ना हमारे लीडर्स के लिए, मोदी साहब ने कहा था गुजरात में कि सोनिया बहन एक जर्सी गाय छे और राहुल एक हाइब्रिड और काला नाग भी प्रधानमंत्री के लिए कहेगा। एक मिनट सुन लीजिए, अब सुन लीजिए। दूसरी बात, मूर्खों के सरदार कहा, कांग्रेस की ये कौन सी विधवा है, ये बयान भी बीजेपी के लीडर्स ने दिए हैं। ये आपका पप्पू का बर्थ राइट है और राहु काल है, विदेशी ताकतों का मोहरा है। मतलब ऐसे ऐसे बयान भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स ने दिए हैं जो डेरोगेटरी भी है, डेफामेटरी भी है, डिस्क्रिमिनेटरी भी है। और उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी के किसी लीडर क्या आपको याद नहीं कांग्रेस पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी पर कब कब क्या क्या कहा है? प्रीति जी, मैं बता दे रहा हूँ आपको, सबसे पहली बात तो ये कभी नहीं कहा गया था सोनिया गांधी जी के ऊपर कांग्रेस की विधवा। क्या कहा गया था, मैं बार बार इसको कोट भी मैंने सोनिया गांधी जी का नाम ही नहीं लिया, के नाम पे भ्रष्टाचार करेंगे, मैंने कहा गया था कि वो कौन सी कांग्रेस की विधवा है जो जन्म भी नहीं लिया। चलिए संजय राणा जी, जल्दी से क्या 2024 में किस पार्टी ने किसको क्या कहा है, ये लड़ा, इस पर पूरा चुनाव होगा, कहाँ जा रहे हैं? रुक जाइए, संजय राणा को जवाब देने दीजिए। मेरा जवाब ले ले, इस तरह समझ में नहीं आएगा किसी को। प्रीति जी, संजय राणा जी। प्रीति देखिए, ऐसा है कि अर्शप्रीत भाई हमारे काबिल मित्र भी हैं, शायद ये प्रोफेशनल एडवोकेट भी हैं। जहाँ तक मेरा ख्याल है, देखिए, एक कॉन्स्टिट्यूशन पोस्ट होता है, एक होता है राजनीतिक पोस्ट। कॉन्स्टिट्यूशन पोस्ट पे आरोप लगाने से पहले आदमी को सोचना चाहिए। और मैं जैसे आम आदमी हूँ, मौलाना साहब मेरे बगल में, आप हम पे आरोप लगा सकते हैं और कुछ भी कोई बोल सकता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच में आता है। तो अगर किसी खड़गे साहब को बोला गया हो, चाहे सोनिया जी को बोला गया, तो वो कोई कॉन्स्टिट्यूशन पोस्ट नहीं है, एक नोट कर लीजिए। दूसरा, आपने बात किया कि हंगर इंडेक्स, मनमोहन सिंह जी तो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे थे। सर सुन तो लीजिए सर, आपके बीच में कथा नहीं बोला। बार हंगर इंडेक्स जर्मनी की एनजीओ है जो ये इंडेक्स जारी करती है। भैया, आपको जर्मनी के एनजीओ पे विश्वास है जिसको पैसा दे खरीदा सकता है? तो आप भैया, आप विश्वास करते नहीं, हमें विश्वास नहीं है। अब आते हैं मुख्य प्रश्न पे कि भाई 2024 का चुनाव किस पे होगा। देखिए, हम तो बार बार ये कहते हैं प्रीति कि इस देश में, प्रीति जी देखिए, अब अरे ऋषभ जी, जरा 2 मिनट दीजिए, दूसरे लोग भी हैं, उनकी सुन लो। मैं देखिए प्रीति, जहाँ तक 2024 की बात है, 2024 का जो चुनाव है बहुत महत्वपूर्ण है,
ये राजनीतिक पार्टियों के लिए भी और हम सब जनता के लिए भी। राजनीतिक पार्टियों के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है कि राजनीतिक पार्टी कहीं ना कहीं अपनी जो कुछ पार्टियां जमीन खो सकती हैं उनके लिए महत्वपूर्ण है। भारतीय जनता पार्टी के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है कि 9 साल का जो उन्होंने कार्यकाल किया है उस पर जनता कितना विश्वास करती है या नहीं करती है, उनके लिए बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। तो ये देखिए, मुद्दों का चुनाव होगा, जो पार्टी मुद्दे जनता तक पहुंचाने में साबित हो जाएंगे उनके पक्ष में वोट पड़ेगा, और वो कहीं ना कहीं हमें लगता है कुछ मुद्दों पर चुनाव होगा। मुद्दों पर मौलाना साहब, प्रधानमंत्री लगातार तमाम अपने दौरों में कहते रहे कि कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जो तुष्टीकरण करती है, ये वो पार्टी है जो एक तरफा सोचती है, महिलाओं का अपमान इनके जीन में है, ये नहीं करती है। ठीक है, क्या कैसे देखते हैं इस पूरे स्टेटमेंट को? साथ ही आप हाथ भी उठा रहे थे, जल्दी से। देखिए, महिलाओं का सम्मान कौन करता है और अपमान कौन करता है? तुष्टीकरण नहीं, महिलाओं की भी बात आपने कही, तुष्टीकरण भी, महिलाओं की भी बात आपने कही, तो मैं वहीं से शुरू कर रहा हूँ कि यूपी में जो कुछ हो रहा है, समझिए, ये सब जग जाहिर है। दूसरे तुष्टीकरण की बात मैं फिर कहता हूँ, हाँ। जब राम मंदिर की बात को बार बार लाया जाता है, राम मंदिर के लिए बाकायदा फ्री सेवा की बात की जाती है, तो ये क्या तुष्टीकरण नहीं है? ये भी तो तुष्टीकरण ही है। दूसरी बात ये है, अभी मेरे भाई कह रहे थे कि साहब प्रधानमंत्री ने 15 लाख की बात नहीं की। अगर 15 लाख की बात नहीं की तो फिर गृह मंत्री जी को एक पत्रकार के सामने बैठकर ये क्यों कहना पड़ा कि ये तो चुनावी जुमला था? ऐसे कहीं पैसे थोड़े आते हैं, तो चुनावी जुमला था। अगर नहीं कहा तो क्यों कहा फिर उन्होंने ऐसा? ये सारी चीजें पढ़ के आया करो मेरे भाई। आप डिबेट में बैठते हैं, करोड़ों लोग सुनते हैं आपको, तो कम से कम आपके पास फैक्ट्स भी होने चाहिए। दूसरी बात देखिए, झूठ मत है बोलिए, असल चैनल बात पे यही बैठकर। है, असल बात मुझे यही वो मदरसों कि की लोग, तुष्टीकरण की पढ़ाई नहीं पढ़नी है। झूठ मत बोलिए, किस चैनल पे बोला था? कोट कीजिए, किस चैनल पे बोला था? अब अगर आपकी जानकारी में कुछ भी किस नहीं है चैनल तो पे मैं तो बोला बोर्ड था? से तो बात नहीं करता। देखिए, मैं भाई। प्रीति जी इस पे झूठे ऑब्जेक्ट मौलाना करता जी, हूँ। किस चैनल ऐसा पे? कोई होम आप मिनिस्टर का कोई भी स्टेटमेंट नहीं है नहीं, जो मौलाना साहब बोल रहे बात आप कह रहे हैं। हैं। नहीं, आप मौलाना साहब एक भी स्टेटमेंट दिखा दीजिए जहाँ पे होम मिनिस्टर अमित शाह ने बोला है कि चुनावी जुमला। आज के बाद टीवी पे नहीं बैठूंगा। सर, वादा करता हूँ टीवी ने बेटा दिखाइए, मैं यूट्यूब अभी 2 मिनट दिखाइए, में दिखाइए, यहाँ दिखाइए, चैनल मुझे 2 दिखाइए, मिनट का समय चैनल दिखाइए, अभी दिखाइए। मैं दिखाता हूँ जी, 2 मिनट का समय दीजिए, आप बात कीजिए, दूसरे आदमी में दिखाता हूँ अभी। नहीं, आप दिखाइए प्लीज। ये तो पत्रकार को बोला है बाकायदा। भाई चैनल दिखाइए। मैं दिखा देता हूँ, मैं दिखा देता ये हूँ, स्टेटमेंट है कि जुमला था, ये स्टेटमेंट दिखाइए मुझे। मैं दिखा देता हूँ, मैं दिखा देता हूँ, देख लीजिए। दिखाइए। आप डिबेट जारी रखिए, मैं दिखा देखिए देता हूँ। संजय जी, बोलिए। प्रीति, देखिए ऐसा है कि अभी मौलाना थोड़ा साहब तेज बोल, बोलिए संजय जी, आज आपकी देखिए तबीयत मैं खराब है तेज क्या? बोल सकता नहीं कि मौलाना साहब ही बोले तुष्टीकरण। देखिए ऐसा है ना कि तुष्टीकरण किसको कहते हैं? आप ये बताइए कि टोपी लगा करके जो पहले रोजा अफ्तारी होती थी, तुष्टीकरण पे जा ही नहीं रहे, वो नहीं, सीधे रोजा बीजेपी अफ्तारी के पे तुष्टीकरण तुष्टीकरण पे जा नहीं रहे है। हैं। अगर एक हिंदू आदमी अपनी आस्था में बिलीव करके मंदिर जाता है, वो प्रधानमंत्री क्या हिंदू नहीं है? उसका कोई बिलीव नहीं है, उसका कोई संस्कार नहीं है। अरे क्यों नहीं है भाई? आप नहीं, आप बैठ के टोपी लगा के बैठ सकते हो, लेकिन एक प्रधानमंत्री के अपनी टीका नहीं लगा सकता, मंदिर नहीं आ सकता। ये कैसी बात कर रहे हैं आप? टीका लगाना, नहीं, ये बहुत जायज सवाल है। नहीं, ये क्यों नहीं? आप जायज टोपी सवाल है, पहन के जायज बैठ सवाल सकते है, हो, जायज दाढ़ी सवाल लगा सकते हो, जायज मेरा सवाल है। प्रधानमंत्री क्यों नहीं कर जायज सकता सवाल है? मंदिर मस्जिद हैं? बनाना नहीं है। क्यों नहीं? मंदिर कहाँ बनाया? चंदे से बन रहा है। ये शब्द वापस लीजिए, सरकार का एक पैसा उसमें नहीं लगा। इस तरह के अनर्गल आरोप मत लगाइएगा राम मंदिर पे। आप साबित कीजिए यहाँ बैठ करके कि बच्चे सरकार ने पैसा दिया है, और वीडियो दिखाइए जहाँ पे अमित शाह ने बोला है कि सरकारी जुमला है और ये चुनावी जुमला है। देंगे, लेके नहीं आए हैं, ढूंढ के देंगे वो। अर्शप्रीत जी, प्रधानमंत्री लगातार कहते रहे तमाम अपने चुनावी कैंपेन्स में कि कांग्रेस पार्टी तुष्टीकरण करती है, महिलाओं का सबसे ज्यादा बेड़ा अगर किसी पार्टी ने किया तो कांग्रेस पार्टी। मैडम ये दिखा दीजिए जी, ये दिखा दीजिए। ठीक है अर्शप्रीत जी, पहले जवाब ले लेते, बोलिए अर्शप्रीत न्यूज़ जी। पे बाकायदा लाइव चल रहा है। धन्यवाद। एबीपी न्यूज़ पे लाइव चल ठीक रहा है है। सर, डिबेट में सर बोलिए। ये हाँ। देखिए, पहली बात तो मैं स्पष्ट कर दूं यहाँ पे ये हाँ। देखिए, कि ये जो मोदी साहब 24/7 और बीजेपी के जो मिनिस्टर्स हैं, सीनियर लीडरशिप है, जिनके पास ओहदे हैं बहुत बड़े, बहुत रिस्पॉन्सिबल, वो उन एक मिनट मैंने मेरे को पहले चुप करवाइए राणा जी, 1 मिनट सुन लीजिए प्लीज, मैं आपके टाइम में नहीं बोल रहा, सुन लीजिए। देखिए बात ये है, जब बीजेपी के मिनिस्टर्स, मोदी साहब और सारे जो सीनियर लीडरशिप है, बड़े बड़े ओहदों पे बैठे हैं, रिस्पॉन्सिबल पोस्ट पे बैठे हैं, जब वो कैंपेन मोड पे रहते हैं ना, तो सफर करता है हिंदुस्तान के लोग और हिंदुस्तान का फ्यूचर। इनको कैंपेन मोड पे रहने के लिए सरकार नहीं दी है लोगों ने, देश के लोगों ने वोट डाली थी काम करने के लिए। काम इन्होंने किया नहीं। लॉ एंड ऑर्डर का इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है? मणिपुर का। मणिपुर इंसिडेंट हो गया,
लेकिन मोदी साहब मणिपुर नहीं जा पाए, राजस्थान जरूर चले गए क्योंकि वहां पे इलेक्शन होने थे। और जब बयान आया भी तो बहुत बड़े डिले के बाद आया। त्रिपाठी साहब और राणा जी अगर इसको बता सके क्यों हुआ, कैसे हुआ, तो ये भी बड़ा अच्छा होगा। दूसरी बात सुनिए, देखिए ऐसा एक है, चीज ना, मैंने पंजाब चुनाव को कवर किया है, ये मैं छत्तीसगढ़ भी गई हूँ, मध्य प्रदेश भी गई हूँ, मैं राजस्थान भी गई हूँ, मैंने कांग्रेस पार्टी से भी सवाल किया। मुझे एक बात नहीं समझ में आती है, क्या मणिपुर और राजस्थान या उन दूसरे जगहों पर महिलाएं अलग है? मैं कह रही हूँ महिलाओं को आप लोग क्यों बांट देते हैं कि वहां गए यहाँ नहीं गए? किसने बांटा? देखिए ऐसा है कि किसने आप बांटा? ना जो ये व्हाट्सएप मेरा मदरसा नहीं है। नहीं आप किसने मदरसे से लेके बांटा? आए हैं। ये पायरेटेड नहीं है। पहली बात अरे लोगो एक जो है, सेकंड रुक जाइए, पहले अर्शप्रीत जी लोगो बोल ABP लेना। का ब्लू नहीं धन्यवाद होता है। धन्यवाद। देखिए मैं पहले स्पष्ट कर बिल्कुल दूं, था। मैं इस वक्त एक सेकंड केंद्रीय वो बिल्कुल था। साहब सुन लीजिए। देखिए ऐसा है कि बात यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की भाषण है, देने का एक तरीका होता इस है। पे रखिए। दूसरी बात, मैंने बात की है कि मोदी साहब बीइंग द प्राइम मिनिस्टर, उनपे जिम्मेवारियों का बोझ है। उसको भुला करके सिर्फ एडवर्टीजिंग, कैंपेनिंग, मार्केटिंग, ब्रांडिंग और ये सब चीजें करना, इसकी वजह से हमारा देश और हमारे देश के लोग सफर करें। और तीसरी बात साहब, मैं स्पष्ट कर दूं कि भारतीय जनता पार्टी को ना इस चीज का एहसास हो गया कि हमारे पास दिखाने को तो कुछ है नहीं, लोगों का काम हमने कोई किया नहीं। इस वजह से क्या करते हैं, उसका ऑल्टरनेट ढूंढ लिया इन्होंने कि आप डेफामेटरी बयान दो, आप एजेंसीज का दुरुपयोग करो, इनकी इमेज पे डेंट डालने की कोशिश करो। और इस वजह से कुछ एजेंसी सेम आप लोग भी कर रहे हैं। फाइटर जेट बहुत बड़ा, तेजस बहुत बड़ा एग्जांपल है। नहीं अर्शप्रीत जी सुन नहीं, मैं कम नहीं, मैं सुन रही हूँ आपको। हर चीज पे नहीं बोल सकती। नहीं आई एम सो सॉरी। तेजस पे प्रधानमंत्री नहीं, आप लोग भी सेम कर रहे हैं, आप लोग भी सेम कर रहे हैं। आप कौन सी नहीं, आपकी पार्टी कौन सा लोकल मुद्दों की बात? तेजस बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। उसके बाद जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने उसको, आप कह रहे प्रधानमंत्री पोस्टर बैनर लेकर के मार्केटिंग कर रहे हैं, आप लोग क्या कर रहे हैं? आप लोग मार्केटिंग नहीं कर रहे हैं। सुन तो लीजिए, लोकल, अरे आम लोगों के बारे में सोच कौन रहा है? बोलिए। अरे प्रीति जी सुन लीजिए, पहली बात मैं आपको बता दूं, यहाँ पे मैं आंकड़ों के साथ और फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ बात कर रहा सर हूं। मैं भी आंकड़ों के साथ बैठी हूँ। मैं नहीं कह रहा आप नहीं कर रहे, मैं नहीं कह रहा नहीं कर रहे, मैं तो अपनी बात कर रहा हूँ। आप अपने भी क्यों ले रहे हैं इसको? दूसरी बात सुनिए, अब मैं ये बात कह रहा हूँ कि 95% जो केस रजिस्टर किए हैं कुछ एजेंसीज ने, वो ऑपोजिशन लीडर्स के खिलाफ हैं। चाहे ममता बनर्जी के नेफ्यू अभिषेक बनर्जी हो, चाहे एमके अभी आपने मुझे कहा, सुन लीजिए, चाहे कांग्रेस, बस आपकी बात सुनती रहूं मैं, नहीं बस आपकी बात सुनती रहूं मैं। अभी आपने कहा, एक सेकंड, नहीं लेट मी फिनिश, नहीं अर्शप्रीत जी प्लीज लेट मी फिनिश, ऑल्टरनेट अप्रोच है, लेट मी फिनिश प्लीज। बीजेपी की होगी, मेरी नहीं है। मैं पत्रकार हूं और मैं तमाम लोगों को देख रही हूँ। एक सेकंड सुन लीजिए, मेरा सवाल सुन लीजिए, मेरा सवाल सुन लीजिए। अरे बाबा मेरा सवाल तो सुन लीजिए, मैं आम जनता हूँ, आप सुनेंगे ना? आप तो सुनने के लिए बैठे हैं, तभी आपको वोट देंगे हम, तभी आप जीत कर आएंगे 2024 में। आम है जी, हम भी आम लोग हैं। मेरा ये कहना है, आप कह रहे हैं बीजेपी लगातार कैंपेन कर रही है, पोस्टर ये वो मार्केटिंग कर रही है। मैं कह रही कांग्रेस पार्टी कहाँ पीछे है? बहुत बड़ा एग्जाम्पल मैंने तेजस का एग्जाम्पल दिया है। मैं जवाब देता हूँ, सुन लीजिए। देखिए ऐसा है कि कांग्रेस पार्टी ना अभी सेंटर गवर्नमेंट में नहीं है, कांग्रेस पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं है, बीजेपी के। और जब मोदी साहब प्रधानमंत्री होते हैं ना, तो उनकी जिम्मेवारियां देश के प्रति बड़ी होती है और पार्टी के प्रति कम होती है। इस चीज का तो मतलब 2024 में चुनाव के पहले आप आइएगा, 2 महीने पहले आप उठेंगे, जनता आपको वोट देगी, आपकी जिम्मेदारी नहीं? क्या मतलब है? विपक्ष में आपकी जिम्मेदारी नहीं है? संजय राणा जी की जिम्मेदारी नहीं बनती है? राजस्थान में 6 महीने पहले योजना थे, 4.5 साल से सारे कार्य कांग्रेसी सो रहे थे। बताता हूँ, अरे सर सुन तो लीजिए सर, आप सुन लीजिए सर सुनिए। 60 साल आपने राज किया, 98,000 किलोमीटर फिर हमारे राज में चले गए। 9 साल में 50,000 किलोमीटर बन गए। आप बोलते हो आईटी बनाया, आईटी कितने थे? 5। अभी आईटी कितने जानते हैं? एम्स कितने थे? जल्दी से ऋषभ तिवारी, ये शब्दावली को जरा बदलो सर। कह रहे सरकार आपकी है, मार्केटिंग, कैंपेनिंग, पोस्टर, बैनर, इसी पे ध्यान दे रहे हैं। जल्दी से प्रीति जी एक मिनट मैं इन पे काम भी बता रहा हूँ। सबसे पहले मैं चाचा जी ने जो क्लिप चलाया वो मैं चला के सुना देता हूँ। इन्होंने क्या कहा है उस क्लिप में, बकायदा ये कहा है कि लोग इसको जुमले की तरह मार्केटिंग कर रहे हैं। फॉल्स बात ना करें चाचा जी, एबीपी का क्लिप चलाया था मैं। दूसरी बात, इन्होंने कहा काम गिना दो, मैं काम गिना रहा हूँ, उंगली और पेन पैड कॉपी कलम निकाल लीजिए।
आयुष्मान योजना के तहत 5 करोड़ से ऊपर लोगों को इसका राहत दिया गया। 7 किलोमीटर से आयुष्मान 34 कार्ड कहीं नहीं चलता, कोई हॉस्पिटल वाला नहीं लेता। नहीं लेता, आप आइए, हम आपको करा देंगे किसी भी हॉस्पिटल में। झूठ मत बोलिए टीवी पे बैठ के। 18,000 गाँव में बिजली पहुंचाई गई। महिला चलिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमान। समय बहुत कम है, छोटे से ब्रेक ले रुकना पड़ेगा। कहीं मजा आएगा, देखते रहिए प्राइम टाइम डिबेट शो इंडिया का सवाल, और देखना न भूलें न्यूज़ इंडिया।